यात्रीगण कृपया ध्यान दें। हेलो दोस्तों, मैं जेबा आरजू। आज की कहानी है ससुर बहू के नाजायज संबंध की, जो समाज को ही कलंकित कर दिया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। लाश की हालत देखकर पुलिस वाले तो दूर की बात, कोई भी आम आदमी बता देता कि हत्यारे मृतका से किस हद तक नफरत करते होंगे। साफ लग रहा था कि हत्या प्रतिशोध के चलते पूरी बर्बरता से की गई थी और युवती के साथ बेरहमी से बलात्कार भी किया गया था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को जोड़ते जिला शहडोल के ब्यौहारी थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर सुदीप सोनी को भांपते देर नहीं लगी कि मामला उम्मीद से ज्यादा गंभीर है। 25 मार्च की सुबह सुबह ही उन्हें नजदीक के गांव खामडांड में एक युवती की लाश पड़ी होने की खबर मिली थी। वक्त न गंवाकर सुदीप सोनी ने तुरंत इस वारदात की खबर शहडोल से एसपी सुशांत सक्सेना को दी और पुलिस टीम लेकर खामडांड घटनास्थल की तरफ रवाना हो गए। गांव वाले जैसे उनके आने का ही इंतजार कर रहे थे। पुलिस टीम के आते ही मारे उत्तेजना और रोमांच के उन्होंने सुदीप को बताया कि लाश गांव से थोड़ी दूर आम के बगीचे में पड़ी है। पुलिस टीम जब आम के बाग में पहुंची तो लाश देखते ही दहल उठी। ऐसा बहुत कम होता है कि लाश देखकर पुलिस वाले ही अचकचा जाएं। लाश लगभग 24 वर्षीय युवती की थी, जिसकी गर्दन कटी पड़ी थी। अर्धनग्न सी युवती के शरीर पर केवल ब्लाउज और पेटीकोट थे। ब्लाउज इतना ज्यादा फटा हुआ था कि उसके होने न होने के कोई माने नहीं थे। दोनों स्तनों पर नाखूनों की खरोंच के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। पेटीकोट देखकर भी लगता था कि हत्यारे चूंकि उसे साथ नहीं ले जा सकते थे, इसलिए मृतका की कमर पर फेंक गए थे। युवती के गुप्तांग पर जलाए जाने के निशान भी साफ साफ नजर आ रहे थे। गाल पर दांतों से काटे जाने के निशान देखकर शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी कि मामला बलात्कार और हत्या का था। खामडांड छोटा सा गांव है जिसमें अधिकतर पिछड़े और आदिवासी रहते हैं, इसलिए पुलिस को लाश की शिनाख्त में दिक्कत पेश नहीं आई। लाश के मुआयने के बाद जैसे ही सुदीप सोनी गांव वालों से मुखातिब हुए तो पता चला कि मृतका का नाम नीतू राठौर है और वह इसी गांव के किसान बाबूलाल राठौर की बहू और रामजी राठौर की पत्नी है। सुदीप ने तुरंत उपलब्ध तमाम जानकारियां सुशांत सक्सेना को दी और उनके निर्देशानुसार जांच की जिम्मेदारी एसआई अभयराज सिंह को सौंप दी। चूंकि लाश की शिनाख्त हो चुकी थी, इसलिए पुलिस के पास करने को एक ही काम रह गया था कि जल्द से जल्द कातिल का पता लगाए। कागजी कार्रवाई पूरी करके नीतू की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। नीतू की हत्या की खबर उसके मायके वालों को भी दे दी गई थी, जो मऊ गांव में रहते थे। मौके पर अभयराज सिंह को कोई सुराग नहीं लग रहा था। ये बात जरूर उनकी समझ में आ गई थी कि कातिल उनकी पहुंच से ज्यादा दूर नहीं है। छोटे से गांव में मामूली पूछताछ में ये उजागर हुआ कि नीतू के घर में उसके ससुर बाबूलाल और पति रामजी के अलावा और कोई नहीं है। नीतू और रामजी की शादी अब से कोई 4 साल पहले हुई थी। बाबूलाल का अधिकांश वक्त खेत में ही बीतता था और इन दिनों तो फसल पकने को थी, इसीलिए दूसरे किसानों की तरह वह खाना खाने ही घर आता था। फसल की रखवाली के लिए वह रात में सोता भी खेत पर ही था। इसी पूछताछ में जो अहम जानकारियां पुलिस के हाथ लगीं, उनमें से पहली यह थी कि रामजी एक कम बुद्धि वाला आदमी है और आए दिन नीतू से उसकी खटपट होती रहती थी। दूसरी जानकारी भी कम महत्वपूर्ण नहीं थी कि 2 साल पहले 2016 में इन पति पत्नी के बीच जमकर झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद नीतू मायके चली गई थी और उसने ससुर व पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था, पर बाद में सुलह हो जाने पर नीतू वापस ससुराल आ गई थी। ब्यौहारी थाने में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया और नीतू का शव उसके ससुराल वालों को सौंप दिया। दूसरे दिन ही उसका अंतिम संस्कार भी हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसकी हत्या धारदार हथियार से गला काटकर की गई थी। ये जानकारियां अहम तो थीं,
लेकिन हथियारों तक पहुंचने में कोई मदद नहीं कर पा रही थी। गांव वाले भी कोई ऐसी जानकारी नहीं दे पा रहे थे जिससे कातिल तक पहुंचने में कोई मदद मिलती। नीतू के अंतिम संस्कार के बाद पुलिस ने उसके मायके वालों से पूछताछ की तो उन्होंने सीधे सीधे हत्या का आरोप बाबूलाल और रामजी लाल पर लगाया। उनका कहना था कि शादी के बाद से ही बाप बेटे दोनों नीतू को दहेज के लिए मारते पीटते रहते थे, लेकिन नीतू की हत्या जिस तरह हुई थी उससे साफ उजागर हो रहा था कि हत्या बलात्कार के बाद इसलिए की गई थी कि हत्यारा अपनी पहचान छिपा सके। वैसे भी आमतौर पर दहेज के लिए हत्याएं इस तरह नहीं की जाती। रामजी राठौर के बयानों से पुलिस वालों को कुछ खास हासिल नहीं हुआ, क्योंकि बातचीत करने पर ही समझ आ गया था कि यह मंदबुद्धि आदमी कुछ भी बोल रहा है। पत्नी की मौत का उस पर कोई खास असर नहीं हुआ था। अभयराज सिंह को वह कहीं से झूठ बोलता नहीं लगा। मंदबुद्धि लोगों को गुस्सा आ जाए तो वे हिंसक भी हो उठते हैं, पर इतने योजनाबद्ध तरीके से हत्या करने की बुद्धि उनमें होती तो वे मंदबुद्धि क्यों कहलाते। बाबूलाल से पूछताछ की गई तो उसने अपने खेत पर व्यस्त होने की बात कही, लेकिन हत्या का शक बेटे रामजी पर ही जताया। इशारों में उसने पुलिस को बताया कि रामजी चूंकि पागल है इसलिए गुस्से में आकर पत्नी की हत्या कर सकता है। बाबूलाल ने अपनी बात में दम लाते हुए यह भी कहा कि मुमकिन है कि नीतू रामजी के साथ सोने से इनकार कर रही हो, इसलिए रामजी को उसे मारने की हद तक गुस्सा आ गया हो और इसी पागलपन में उसने नीतू की हत्या कर डाली हो। ये एक अजीब सी बात इस लिहाज से थी कि हत्या के मामले में किसी भी पिता की कोशिश बेटे को बचाने की रहती है, लेकिन बाबूलाल इसका अपवाद था। हालांकि संभावना इस बात की भी थी कि वह वाकई सच बोल रहा हो, क्योंकि रामजी घोषित तौर पर मंदबुद्धि वाला था और गुस्सा आ जाने पर ऐसा कर भी सकता था। लेकिन इस थ्योरी में आड़े यही बात आ रही थी कि कोई मंदबुद्धि इतनी प्लानिंग से हत्या नहीं कर सकता। अभयराज सिंह ने नीतू के बारे में जानकारियां इकट्ठी करने के लिए एक लेडी कांस्टेबल को काम पर लगा दिया था। अलबत्ता अभी तक की जांच में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी जिससे यह लगे कि नीतू की चाल चलन में कोई खोट थी। ये सब बातें अभयराज ने जब आला अफसरों से साझा की तो उन्होंने बाबूलाल को टारगेट करने की सलाह दी। महिला कांस्टेबल की दी जानकारियों ने मामला सुलझाने में बड़ी मदद की। पता यह चला कि नीतू दूसरी महिलाओं के साथ मजदूरी करने ब्यौहारी जाती थी और शाम तक लौट आती थी। 25 मार्च को यानी हादसे के दिन भी वह मजदूरी करने गई थी, लेकिन लौटते वक्त वह गांव के बाहर से ही अपने ससुर बाबूलाल से मिलने खेत की तरफ चली गई थी। बाबूलाल शक के दायरे में तो पहले से ही था, पर इस खुलासे से उस पर शक और गहरा गया था। चूंकि उसे धर दबोचने के लिए कोई पुख्ता सबूत या गवाह नहीं था, इसलिए पुलिस ने बार बार पूछताछ करने का अपना परंपरागत तरीका आजमाया। इस पूछताछ में उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई और न ही कोई यातना दी गई। पुलिस ने तरह तरह से उसे धर्म ग्रंथों का हवाला दिया कि जो जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल भुगतना पड़ता है, फिर चाहे वह नीचे धरती पर मिले या ऊपर कहीं मिले। धर्मगुरुओं की तरह प्रवचन देकर जुर्म कबूलवाने का शायद यह पहला मामला था। कर्म फल और पाप पुण्य की पौराणिक कहानियों का बाबूलाल पर वाजिब असर पड़ा और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। ये डर था या ग्लानि थी, ये तो शायद बाबूलाल भी न बता पाए, लेकिन नीतू की हत्या की जो वजह उसने बताई वह वाकई अनूठी थी। कहानी सुनने से पहले पुलिस ने उसकी निशानदेही पर खेत में छिपाई गई चप्पलें व साड़ी बरामद करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। बहू नीतू की हत्या की वजह बताते हुए बाबूलाल का चेहरा सपाट था। बाबूलाल तब किशोरावस्था में था जब उसके पिता संतोषी राठौर की मौत हो गई थी। शादी के बाद पत्नी भी ज्यादा साथ नहीं निभा पाई, लेकिन इन तकलीफों से बड़ी उसकी तकलीफ मंदबुद्धि बेटा रामजी था। जवान होते रामजी को देख बाबूलाल का कलेजा मुंह को आता था कि उसके बाद यह लड़का किसके भरोसे रहेगा। कम अक्ल रामजी को पालते पोसते बाबूलाल ने कई जगह उसकी शादी की बात चलाई, लेकिन जिसने भी रामजी की मंदबुद्धि के चर्चे सुने उसने बाबूलाल के सामने हाथ जोड़ लिए। खेती किसानी बहुत ज्यादा भी नहीं थी, इसलिए बाबूलाल ज्यादा पैसों के लिए खेतों में हाड़ तोड़ मेहनत करता था, जिसके चलते
54 साल की उम्र भी उस पर हावी नहीं हो पाई थी। फिर एक दिन पागल कहे जाने वाले राम जी की तब मानो लॉटरी लग गई, जब बात चलाने पर नीतू के घर वाले रामजी से उसकी शादी करने तैयार हो गए। नीतू गठीले बदन की चंचल लड़की थी, जिसे पत्नी बनाने का सपना आसपास के गांवों के कई युवक देख रहे थे। गौरी चिट्टी नीतू की खूबसूरती के चर्चे हर कहीं थे, पर लोग ये जानकर हैरान रह गए कि उसकी शादी रामजी से हो रही है, जिसे गांव की भाषा में पागल, सभ्य लोगों की भाषा में मंदबुद्धि और आजकल सरकारी जुबान में मानसिक रूप से दिव्यांग कहा जाता है। जब नीतू के घर वालों ने रिश्ते के बाबत हाँ भर दी, तो बाबूलाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घर में बहू के पांव पड़ेंगे, अरसे बाद छमछम पायल बजेगी और जल्द ही पोता उसकी गोद में होगा, जैसी बातें सोचकर वह अपनी गुजरी और मौजूदा जिंदगी के दुख भूलता जा रहा था। उधर रामजी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा था। वह तो अपनी दुनिया में मस्त था, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो। शादी के नए कपड़े, धूम धड़ाका, बैंड बाजा बारात वगैरह उसके लिए बच्चों के खेल जैसी बातें थीं। पर बाबूलाल का मन कह रहा था कि बहू के आते ही वह सुधर भी सकता है। खुशी से फूले नहीं समा रहे बाबूलाल को आने वाली परेशानियों और दुश्वारियों का एहसास तक नहीं था। नीतू बहू बनकर आई तो वाकई घर में रौनक आ गई, पर यह रौनक 4 दिन की चांदनी सरीखी साबित हुई। सुहाग रात के वक्त नीतू शर्माती लजाती कमरे में बैठी पति का इंतजार कर रही थी कि वह आएगा, रोमांटिक और प्यार भरी बातें करेगा, फिर मन की बातों के बाद धीरे से तन की बात करेगा, और फिर फिल्मों और टीवी सीरियलों में देखे सुहाग रात के दृश्य नीतू की जवानी और सपनों को पलगा रहे थे, जिन्हें सोचकर ही वह रोमांचित हुई जा रही थी। रामजी कमरे में आया और बगैर कुछ कहे सुने बिस्तर पर गया, तो नीतू एकदम से कुछ समझ नहीं पाई। उस रात रामजी ने कुछ नहीं किया, तो यह सोचकर नीतू ने खुद के मन को तसल्ली दी कि होगी कोई वजह, और आजकल के मर्द भी शर्माने में औरतों से कम नहीं हैं। ये सिलसिला लगातार चला तो शर्म छोड़ते खुद नीतू ने पहल की, लेकिन यह जान समझकर वह सन्न रह गई कि रामजी मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक तौर पर भी अक्षम है। एक झटके में आसमान से जमीन पर गिरी नीतू की हालत काटो तो खून नहीं जैसी हो गई थी। घर के कामकाज करती नीतू को लगने लगा था कि उसकी हैसियत एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं है, और बाबूलाल व रामजी ने उसे धोखा दिया है। यह सोचकर वह चोट खाई नागिन की तरह फुंफकारने लगी। इस पर रामजी ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया, तो वह मायके चली गई और दहेज की रिपोर्ट भी लिखा दी। बेटे बहू के बीच अनबन की असल वजह जब बाबूलाल को पता चली, तो वह अवाक रह गया। अब उसे समझ आया कि क्यों बात बात पर नीतू गुस्सा होती रहती है। इधर दहेज की रिपोर्ट तलवार बनकर उसके सिर पर लटक रही थी। रामजी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन पुलिस कार्यवाही से उसका नप जाना तय था। एक समझदार ससुर की तरह बाबूलाल मऊ नीतू के मायके पहुंचा और दुनिया की ऊंच नीच और इज्जत की दुहाई देते उसे मना कर वापस ले आया। ये पिछले साल नवरात्रि की बात है। नीतू दोबारा ससुराल आ गई। पत्नी क्यों मायके चली गई थी और फिर वापस क्यों आ गई, और सेक्स से अनजान रामजी को इन बातों से कोई सरोकार नहीं था। हालात देख बाबूलाल के मन में पाप पनपा और उसने नीतू से नज़दीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। किसी नए नवेले आशिक की तरह बाबूलाल नीतू की हर पसंद नापसंद का ख्याल रखने लगा, तो नीतू भी उसकी तरफ झुकने लगी। आखिर उसे भी पुरुष सुख की जरूरत थी, जिसे वह कहीं बाहर से हासिल करती तो बदनामी भी होती और गलत भी वहीं ठहराई जाती। देह सुख का अघोषित अनुबंध तो बाबूलाल और नीतू के बीच हो गया, लेकिन पहल कौन और कैसे करे, यह दोनों को समझ नहीं आ रहा था। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी वाली बात इन दोनों पर इसलिए लागू नहीं हो रही थी कि दोनों के बीच कोई काजी था ही नहीं। दोनों भीतर ही भीतर सुलगने लगे थे, पर शायद लोक लाज का झीना सा पर्दा अभी बाकी था। ये पर्दा भी एक दिन टूट गया जब आंगन में नहाती नीतू को बाबूलाल ने देखा। उसके दुधिया और भरे मांसल बदन को देखते ही बाबूलाल के जिस्म में चींटियां सी रेंगी तो सब्र ने जवाब दे दिया। एकाएक उसने नीतू को जकड़ लिया। नीतू ने कोई ऐतराज नहीं जताया, वह तो खुद पुरुष संसर्ग के लिए बेचैन थी। उस दिन जो हुआ नीतू के लिए किसी मनोकामना के पूरी होने से कम नहीं था।
बाबूलाल को भी सालों बाद स्त्री सुख मिला था, सो वह भी निहाल हो गया। अब यह रोज रोज का काम हो गया था। दोनों को रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। रामजी जैसे ही बिस्तर पर आकर सोता था, नीतू सीधे बाबूलाल के कमरे में जा पहुंचती थी। उम्र और रिश्तों का लिहाज नाजायज संबंधों में नहीं होता और आमतौर पर उनका अंत में किसी तीसरे का रोल जरूर रहता है, पर इन दोनों पर यह बात लागू नहीं थी। ससुर की मर्दानगी पर निहाल हो चली नीतू ने एक दिन बाबूलाल से साफ कह दिया कि अब मुझसे शादी करो, नहीं तो। इस नहीं तो में छिपी धमकी बाबूलाल को समझ आ रही थी और मजबूरी भी, लेकिन जो जिद नीतू कर रही थी उसे वह पूरी नहीं कर सकता था। अब जाकर बाबूलाल को समाज और रिश्तों के मायने समझ आए। समझाने और मना करने पर नीतू झल्लाने लगी थी, जिससे बाबूलाल घबराया हुआ रहने लगा था। नीतू की लत तो उसे भी लग गई थी, पर उस पर लदी शर्त उससे पूरी करते नहीं बन रही थी। साफ है बाबूलाल बहू के जिस्म को तो भोगना चाहता था, लेकिन समाज को ठेंगा बताकर उसे पत्नी बनाने की बात सोचते ही उसके पैरों तले से जमीन खिसकने लगती थी। जितना वह समझाता था, नीतू उसी तादाद में एक बेतुकी जिद पर बढ़ती जा रही थी। अब बाबूलाल नीतू से बचने के बहाने ढूंढने लगा था, जिनमें से एक उसे मिल भी गया था कि फसल पक रही है, इसलिए उसे चौकीदारी के लिए खेत पर सोना पड़ेगा। इसके लिए उसने खेत में झोपड़ी भी डाल ली थी। नीतू जब शहर से मजदूरी कर लौटती थी, तब तक बाबूलाल खेत पर जा चुका होता था। कुछ दिन ऐसे ही बिना मिले गुजरे तो नीतू का सब्र जवाब देने लगा। वैसे भी वह महसूस कर रह रही थी कि बाबूलाल अब उसमें पहले जैसी दिलचस्पी नहीं लेता। 25 मार्च को नीतू जब सहेलियों के साथ लौटी तो उसे याद आया कि अगले दिन उसे मायके जाना है। मायके जाने से पहले वह अपनी प्यास बुझा लेना चाहती थी, इसलिए सीधे खेत पर पहुंच गई। बाबूलाल को इशारा किया कि आज रात वह यहीं रुकेगी, तो बाबूलाल के हाथ के तोते उड़ गए, क्योंकि रात में दूसरे किसान तंबाकू और बीड़ी के लिए उसके पास आते रहते थे। समझाने की कोशिश बेकार थी, फिर भी बाबूलाल ने दूसरे किसानों के आने जाने की बात बताई तो नीतू ने खुद अपने हाथों से अपने कपड़े उतार लिए और धमकी देते हुए बोली, खुले तौर पर मुझसे बीवी की तरह पेश आओ, नहीं तो पुलिस में रिपोर्ट लिखा दूंगी। उस दिन सुबह वह बाबूलाल से कह भी रही थी कि रात में घर पर ही मिलना। रोज रोज की धमकियों और परेशानियों से तंग आ गए बाबूलाल को कुछ नहीं सूझा, तो उसने बेरहमी से नीतू की हत्या कर दी और स्तनों को खरोंचा, जिससे मामला सामूहिक बलात्कार का लगे। नीतू का गुप्तांग भी उसने इसी वजह के चलते जलाया था। नीतू की हत्या कर वह उसकी लाश को कंधे पर उठाकर ले गया और आम के बाग में फेंक आया। पुलिस को दिए शुरुआती बयान में वह रामजी को फंसा देना चाहता था, जिससे खुद साफ बच निकले, पर ऐसा नहीं हो पाया। ससुर बहू के अवैध संबंधों का यह मामला अजीब इस लिहाज से है कि इसे और ज्यादा ढोने की हिम्मत नीतू में नहीं बची थी और वह अधेड़ ससुर को ही पति बनाने पर उतारू हो आई थी। बड़ी गलती बाबूलाल की है, जिसकी सजा भी वह भुगत रहा है। उसने पहले पागल बेटे की शादी करा दी और जब बेटा बहू की शारीरिक जरूरतें पूरी नहीं कर पाया तो खुद पाप की दलदल में उतर गया। नीतू रखेल की तरह नहीं रहना चाह रही थी, साथ ही वह दुनियादारी की परवाह भी नहीं कर रही थी। इसलिए उससे छुटकारा पाने के लिए बाबूलाल को उसकी हत्या ही आसान रास्ता लगा, पर कानून के हाथों से वह भी नहीं बच पाया। दोस्तों, इस तरह बनाए गए रिश्तों को आप क्या कहेंगे, कमेंट जरूर करें।